नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। जीएसटी लागू होने के बाद जीडीपी में सुधार, जुलाई से सितंबर के बीच 6.3% विकास दर, वित्त मंत्री का दावा। भविष्य में और बेहतर होंगे आंकड़े। कड़े फैसले के लिए राजनीतिक कीमत चुकाने को तैयार, प्रधानमंत्री ने किया ऐलान। बेनामी संपत्ति पर अंकुश के लिए आधार का होगा इस्तेमाल। कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, बड़गाम और बारामूला में 5 आतंकी ढेर, तलाशी अभियान जारी। सभी देश उत्तर कोरिया से तोड़ें कूटनीतिक और आर्थिक संबंध, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की अपील। रूस और चीन ने कहा संयम बरतें सभी पक्ष। और 22 साल बाद वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत को स्वर्ण, मीराबाई चानू का कमाल, 194 किलो वजन उठाकर बनाया रिकॉर्ड। और आइए देखते हैं पहली खबर। जीएसटी लागू होने के बाद आज पहली बार जीडीपी विकास दर के आंकड़े जारी हुए। मौजूदा वित्तीय साल की दूसरी तिमाही में विकास दर 6.3% रही। ये आंकड़े जुलाई से सितंबर के बीच के हैं। पहली तिमाही में विकास दर 5.7% थी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भरोसा जाहिर किया है कि अगली तिमाही में विकास दर में और इजाफा होगा। अरुण जेटली ने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी लागू होने के बाद आई मंदी से अर्थव्यवस्था अब बाहर निकल चुकी है। जीएसटी लागू होने के बाद देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। गुरुवार को दूसरी तिमाही के आंकड़े जारी किए गए। जुलाई से सितंबर के बीच विकास दर 6.3% रही, जबकि पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के बीच ये आंकड़ा 5.7% था। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने बेहतर प्रदर्शन किया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 7% की विकास दर दर्ज की गई है। हालांकि कंस्ट्रक्शन में गिरावट का दौर जारी है। मुख्य सांख्यिकीविद ने कहा है कि 5 तिमाहियों में गिरावट के बाद जीडीपी में तेजी देखी गई है, जो काफी सकारात्मक है और आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था की हालत और सुधरेगी। There was a long run cycle which, as it works its way out of the system, I would expect the overall dynamism to reassert itself and the growth pattern to return to more normal levels, and that is in some sense happening. केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उम्मीद जताई है कि आने वाले तिमाहियों में जीडीपी में और उछाल देखने को मिलेगा। Demonetization and the GST is now behind us, and hopefully in the coming quarters we can look for an upwards trajectory. आंकड़ों से साफ है कि नोटबंदी से अर्थव्यवस्था में आई अस्थायी सुस्ती धीरे धीरे खत्म हो रही है। हालांकि सालाना आधार पर देखा जाए तो पिछले साल दूसरी तिमाही में देश की जीडीपी विकास दर 7.5% रही थी। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और जीडीपी के आंकड़ों पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है खास मेहमान संदीप बामजाई, एडिटर इन चीफ फाइनेंशियल क्रॉनिकल से। संदीप, स्वागत है आपका। संदीप, इस तिमाही को लेकर अलग अलग कयास, सर्वे, अलग तरह के पोल हो रहे थे और करीब करीब उसी के इर्द गिर्द जो आज आंकड़े जारी किए गए हैं वो 6.3 सामने आता है। कैसे से आप देखते हैं और क्या ये कहा जाए कि जिस पटरी से उतरती दिख रही थी अर्थव्यवस्था, वो उतनी ही तेजी के साथ वापस उस पटरी पर लौटकर दौड़ने को तैयार है? जो आंकड़े सामने आए हैं उससे तो ये साफ जाहिर है कि जो रिबाउंड है उसकी जो स्पीड और पेस है वो काफ़ी अच्छी है। ये हमें मान के चलना चाहिए कि हमारी जो इकोनॉमी है वो कंजम्पशन इकोनॉमी है। 67% जो हमारा पूरा 2.3 ट्रिलियन डॉलर्स का जीडीपी है वो हम, आप और मैं इसी देश में कंज्यूम करते हैं। हम एक एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी नहीं है, हम एक कंजम्पशन इकोनॉमी। तो जो कंजम्पशन की वजह से ग्रोथ होती है वो दिखाई दे रही है। अब देखिए NSE 50 की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसको निफ्टी 50 बोलते हैं, उसमें एक पोल नहीं, एक एनालिसिस किया गया था। उसकी 25 बड़ी कंपनियों को देखा गया था। उनकी 25 बड़ी कंपनियों में ये बताया गया कि जो
नेट प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 12% बढ़ चुका है। अब ये पहली बार है मार्च 2016 की तिमाही के बाद जो एक अर्निंग्स रिकवरी हम देख रहे हैं। अब अर्निंग्स रिकवरी जब हम देख रहे हैं उसका मतलब कि कंजम्पशन रिकवरी हम देख रहे हैं। यही कंजम्पशन आज के जो जीडीपी के नंबर्स प्रिंट आया है उसमें आपको साफ दिखाई दे रहे हैं। तो जो बादल इकट्ठे हुए थे वो लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता करके चल रहे हैं, हट रहे हैं। अब इस पे लो बेस इफेक्ट भी आएगा, उसको भी आपको फैक्टर करना पड़ेगा। बट उसके साथ साथ आपको चीफ स्टैटिस्टिशियन जो टीसीए अनंत साहब ने आज बोला उसको भी फैक्टर करना पड़ेगा, जहां उन्होंने बोला है कि दिस में बी एन अंडर एस्टिमेशन ऑफ द नंबर्स एंड इट कुड बी रिवाइज्ड अपवर्ड्स। तो ये सबका अनुमान था कि 6.25 से लेके 6.5 कहीं बीच में नंबर आएगा। बैंग ऑन नंबर तो उधर ही 6.3 पे आया। अगर यही मोमेंटम दिखे, ऑल्दो जब आप जीडीपी के जो वेरियस कंपोनेंट्स हैं उसको देखते हैं उसमें एक आध वरिंग इश्यूज हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर 1.7 है, कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड में 4.1 था। माइनिंग में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आई है, ट्रेड होटल्स एक्सेट्रा में ठीक इंप्रूवमेंट आई है। मैन्युफैक्चरिंग उतना खराब नहीं है, 7.7 के सामने 7% आया है, तो वो भी ठीक है। तो मोमेंटम अपवर्ड मोमेंटम है, ग्रोथ मोमेंटम है, और मुझे लगता है कि अगर ऐसा ही मोमेंटम चलता रहे तो अगली तिमाही और उसके बाद वाली तिमाही में ये नंबर और इम्प्रूव करेंगे। मेरा पहले जब पिछली तिमाही के 5.7% आए थे, मुझे नहीं लग रहा था कि इतनी जल्दी रिकवरी होगी, बट रिकवरी बहुत ही जल्दी हुई है। यानी कि 15 महीने के बाद जो एक उम्मीद दिख रही थी कि शायद आमतौर पर कहा जाता है कि जब कुछ बड़े स्टेप किसी भी इकोनॉमी में लिए गए हैं तो 12 से 18 महीने का वक्त एक नॉर्मल पीरियड होता है। बट इंडिया में क्या होता है कि ज्यादातर देखा गया हर बार जब भी कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आया है कि रिकवरी हर वक्त वी शेप में आती है, मतलब सीधा रिबाउंड करती है। इसका वही रीजन है जो मैंने आउटसेट पे बताया कि हम एक कंजम्पशन इकोनॉमी। अब हमने जीएसटी का मोरलेस जो भी उसके प्रॉब्लम्स थे उसको अब्सॉर्ब कर लिया। अभी भी एक्सपोर्टर्स परेशान हैं, ट्रेडर्स परेशान हैं, टेक्सटाइल में अभी भी दिक्कतें हैं, इनवॉइस में अभी भी दिक्कतें हैं, बट मोरलेस जो उसका शॉक था वो हमने अब्सॉर्ब कर लिया है। और डिमोनेटाइजेशन आई थिंक हैज बीन कंप्लीटली, दैट प्रोसेस इज ओवर। और ग्रोथ देखिए 7 साल में सबसे कम इंटरेस्ट रेट की दरें हैं, मतलब ये जो माहौल है ये और ग्रोथ का माहौल है। अब 7 ईयर लो पे इंटरेस्ट रेट्स हैं। हाँ, इन्फ्लेशन जो है वो 7 महीने के हाई पे है, बट फिर भी जो एक फाउंडेशन बनना चाहिए वो एक फाउंडेशन अब बना है। एंड माय होप एंड फीलिंग इज कि ये जो अक्टूबर दिसंबर की तिमाही है और फिर जो जनवरी और मार्च की तिमाही है, इसमें आप बिल्कुल बेटर। अगर संदीप इस क्वार्टर को मैं एक स्टार्टर के तौर पर देखूं, यानी कि रिबाउंड जो हम बात कर रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि नेक्स्ट ईयर जो आखिरी फाइनेंशियल जो होगा इसका, वहाँ पर जाके इकोनॉमी की शेप और इसकी जो मैं कहूँ कि अलग अलग सेक्टर्स में रफ्तार है उसे फिर कैसे देखा जाए? देखिए, सबसे एक इकोनॉमिक जो सुपर स्ट्रक्चर होता है उसमें आप कभी फॉरवर्ड लुकिंग कॉल नहीं ले सकते। अब देखिए, आज ओपेक की मीटिंग थी, उसमें सऊदी अरेबिया ने साफ तौर से बोला है कि हम चाहते हैं कि ओपेक के मेंबर्स भी चाहते हैं कि क्रूड ऑयल का प्राइस 62 और 65 के पर बैरल के बीच में रहे। अब वो को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है, क्योंकि जहां इससे आपका नॉट ओनली करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, बट बिकॉज यू आर सच अ बिग इंपोर्टर ऑफ ऑयल, आपकी सारी जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं उनके साथ छेड़छाड़ हो जाएगी। तो कहां आप सोचिए $30 और $40 के बीच में बैरल, और कहां आप 62 और 65 के बीच में बैरल सोच रहे हैं। तो ये ऑयल शॉक इज अ रियलिटी। वो कंसिस्टेंटली अगर 60 के ऊपर रहेगा देन यू हैव टू डील विद इट। उसके लिए आपको अलग मेजर्स बनाने पड़ेंगे। आगे जाके सऊदी अरेबिया बहुत ही अग्रेसिव हो गया है, सुन्नी और शिया वाला मामला फिर से उठ चुका है। तो ये इकोनॉमिक सुपर स्ट्रक्चर में कैसे कहाँ चेंज आएगा वो उसके बारे में नहीं कहा जा सकता, बट ये इतना कहा जा सकता है कि आज जो सिचुएशन है, जो फाउंडेशन आज बनी हुई है इंडिया में, अब जैसे हम बात कर रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया है।
इसमें जो भी अभी रिफॉर्म्स लिए गए हैं उनका असर होता रहेगा। और क्या नए रिफॉर्म्स की तरफ सरकार को अब बढ़ने के लिए एक ताकत मिलेगी, बल मिलेगा, और इससे कहीं ना कहीं एक एनर्जी उनके बल मिलेगा। बट मैं मानता हूं कि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दिखाना पड़ेगा। तो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट क्या हो कि आप ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन, जिसको आपने बोला कि आप उसका स्ट्रेटेजिक सेल करेंगे, बताइए कि स्ट्रेटेजिक सेल करके दिखाइए, उसको कर दीजिए। ये छोड़ दीजिए कि एम्प्लॉयज यूनियन स्ट्राइक करेगा, ये करेगा। एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन, गो अहेड एंड डू इट। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट का मतलब है कि जो हमने रिफॉर्म्स का बुलेट बाइट किया है उसमें हम दृढ़ निश्चय से उसको हम पुश करेंगे। एनसीएलटी में जो केसेस हैं उसमें 2-3 कंपनियां आए, जैसे भूषण स्टील हो या उत्तम गालवा हो या XYZ हो, और उसको आप बेच के उसका नया ओनरशिप क्रिएट कर लीजिए। ये होता है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कि हमने रिफॉर्म कर दिया, अब उसका जो एक्चुअल फल है वो हमको दिखाना पड़ेगा पूरी विश्व को कि हम खाली पॉलिसी नहीं बना रहे, हम इसको दृढ़ निश्चय से पुश कर रहे हैं। तो आप एनसीएलटी में एक आध जो 12 कंपनियां हैं उनमें से 2-3 का आप खत्म करिए उसका प्रोसेस। वो जो 180 डेज प्लस 90 डेज जो सरकार ने अंडर द न्यू ऑर्डिनेंस, वो उसको आप निपटाइए। इधर ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन। एक और फैक्ट मैं कहूँ कि मेक इन जो इंडिया का कॉन्सेप्ट था, जिसको कि तेजी से शुरू किया गया, उसका भी इसमें इम्पैक्ट है, उसका कोई रोल देख रहे हैं आप, जो डाटा आज है? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग 7% पे आया है, बट कोर सेक्टर का भी डेटा आज आया है, और कोर सेक्टर का डेटा 4.7 पे आया है अगेंस्ट 7.1 इन द कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड। बट एक और चीज अगर आप देखेंगे, पिछले 3 महीने का जो कोर सेक्टर का डेटा आया है उससे यही लगता है कि एक नया डेल्टा बन रहा है, क्योंकि वो तीनों महीने का डेटा 4.5, 4.6, 4.7 के आसपास आया है। तो द न्यू डेल्टा मे नॉट बी 7%, द न्यू डेल्टा मे बी 4.5 to 5%। ये मान के कोर सेक्टर का हमको लेकिन कंसोलिडेट हो रहा है, कंसोलिडेशन कहीं हो रही है। अर्निंग्स रिकवरी अच्छी हो रही है, 12% से नेट प्रॉफिट बढ़ा है, ये एक और संकेत है कि कंजम्पशन ठीक चल रही है। और अगर आप देखें तो ऑटोमोबाइल कंपनी, एक पुरानी कहावत है जो हमें इकोनॉमिक्स में सिखाई गई थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी मूव्स ऑन व्हील्स। एक सिंपल थियरम है, और वो आप देख सकते हैं आपकी आंखों के सामने दिख रहा है। अब अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में पूरा देखें, चाहे 2 व्हीलर हो, चाहे पैसेंजर कार हो, चाहे ट्रक हो, चाहे ट्रैक्टर हो, सब अच्छी तरीके से चल रहे हैं। तो इसका मतलब कि रफ्तार जो है मैन्युफैक्चरिंग की, ये तो मैन्युफैक्चरिंग है, ये मतलब इसमें तो किसी और चीज नहीं है, इसमें तो मोटरसाइकिल बनती है, गाड़ी बनती है। तो ये अगर बाकी चीजों में भी जाए, जैसे माइनिंग में अच्छी पकड़ आई है इस बार, ये अगर फाइनेंशियल सर्विसेज में भी हम देखें, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप एक चीज याद रखिए, जब भी भारत की इकोनॉमी ने 8.5 और 9.4 जो हाई था 9.43, जब भी हमने अच्छा किया है, टिपिंग पॉइंट हर वक्त एग्रीकल्चर था, वहां पर फोकस करना होगा। और फोकस आपको वहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार के नंबर भी बहुत ही खराब आए हैं, 1.7 अगेंस्ट 4.1। किसान को भूल नहीं सकते इस देश में। आप ये मान के चलिए, जीडीपी का उसका कंपोनेंट जो भी हो, वी आर स्टिल एन अग्रेरियन इकोनॉमी, बिकॉज ज्यादातर आबादी गांव में रहती है और उसी पर डिपेंडेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी इस पूरी बातचीत के लिए आपका। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल। हिंदुस्तान के लौह पुरुष। India could not tolerate slavery anymore. देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाली शख्सियत। गुजरात के नाडियाड में 31 अक्टूबर 1875 को जन्म। इंग्लैंड के मिडिल टेम्पल से प्रथम श्रेणी में कानून की पढ़ाई। स्वतंत्रता संग्राम में कई बार जेल की सजा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी। असहयोग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी।
आजादी के बाद देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। 565 रियासतों का भारत में विलय कराने वाले राजनेता। देश ने दिया लौह पुरुष का सम्मान। दिसंबर 1950 मुंबई में स्वर्गवास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि उनकी सरकार के लिए भ्रष्टाचार मुक्त, नागरिक केंद्रित और विकास हितैषी माहौल सबसे बड़ी प्राथमिकता है। एसटी समिट में प्रधानमंत्री ने कहा कि वो जो भी कदम उठा रहे हैं उसकी बड़ी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि आधार का इस्तेमाल बेनामी संपत्ति के खिलाफ भी किया जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के कथन का जिक्र करते हुए उन्होंने मीडिया से देश की क्षमता और उपलब्धियों को लेकर सकारात्मक रहने की भी अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि देश में नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नोटबंदी के बाद जमा आंकड़ों से भ्रष्टाचार में शामिल लोगों का पता लगाने में सरकार को मदद मिल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बेहतर भारत के लिए उठाए गए कदमों की राजनीतिक कीमत चुकाने के लिए वो तैयार हैं। ज्यादातर खरीद फरोख्त पैसे के लेन देन का एक टेक्निकल और डिजिटल एड्रेस होने लग गया। उस दिन से ऑर्गेनाइज्ड करप्शन काफी हद तक थम जाएगा। कि जो कदम मैं उठा रहा हूं, जिस रास्ते पर मैं चल पड़ा हूं और देश को जिस मंजिल पर पहुंचाने का मकसद लेकर के निकला हूं, इसकी कितनी बड़ी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी, इसका मुझे भला भारा अंदाज है, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। प्रधानमंत्री ने लोगों तक सेवाओं और सुविधाओं का लाभ पहुंचाने में आधार की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि आधार एक ऐसी शक्ति है जिससे ये सरकार गरीबों के अधिकारों को सुनिश्चित कराना चाहती है। सस्ता राशन, स्कॉलरशिप, दवाई का खर्च, पेंशन और सरकार की तरफ से मिलने वाली सब्सिडी को गरीबों तक पहुंचाने में आधार से मदद मिल रही है। पिछले 3 वर्षों में आधार की मदद से करोड़ों फर्जी नाम से जो काम चाले जाते थे, यानी ऐसी विधवाओं को पेंशन मिलता था जिस बेटी का कभी जन्म भी नहीं हुआ था, यानी फर्जी नाम से उन सारी चीजों को हटाया गया है। इस आधार का उपयोग बेनामी संपत्ति के खिलाफ भी किया जाएगा। ये बहुत बड़ा हथियार बनने वाला है। समिट में प्रधानमंत्री ने वर्तमान सरकार के शासनकाल में हुए बदलावों का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री का कहना है कि कड़े फैसले लेने से ही आज भारत में कारोबार के लिए बेहतर माहौल बन रहा है। इसी का नतीजा है कि देश सिर्फ 3 साल में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में 142 से 100वें स्थान पर पहुंच गया। उन्होंने कहा कि देश की तेजी से तरक्की के लिए सरकार नौकरशाही में नई कार्य संस्कृति विकसित कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में आज सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली। बड़गाम और बारामूला में 2 अलग-अलग मुठभेड़ में 5 आतंकियों को मार गिराया गया। सुरक्षा बलों को बड़गाम के पाखेरपुर इलाके में आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली और जब घेराबंदी की तो आतंकियों ने गोली चला दी। जावी कार्रवाई में 4 आतंकवादी ढेर हो गए। इसके अलावा 1 सुरक्षाकर्मी और 2 स्थानीय लोग घायल हो गए। बारामूला के सोपोर इलाके में एक आतंकी को मार गिराया गया। 7 साल में पहली बार जम्मू कश्मीर में एक साल में 200 से ज्यादा आतंकियों का सफाया हुआ है। गुजरात दौरे के दूसरे दिन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज अमरेली, बोटाड और भावनगर में कई नुक्कड़ सभाएं की। उन्होंने किसानों को लेकर केंद्र और गुजरात सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि राज्य में किसानों को सिंचाई के लिए पानी और फसल का सही दाम नहीं मिलता। उन्होंने तंज कसा कि किसानों को नरेंद्र मोदी से मन की बात के अलावा कुछ नहीं मिला। राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात में हर समाज के लोग आंदोलन कर रहे हैं।
उन्होंने गुजरात सरकार पर बढ़ते कर्ज का मुद्दा भी उठाया। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन और पब्लिसिटी की सजा गुजरात की जनता क्यों चुकाए। राहुल गड्ढा में स्वामीनारायण मंदिर भी गए। छोटे व्यापारियों की जगह है, किसानों की जगह है, मजदूरों की जगह है। सब लोग देश के लिए काम करते हैं। सब लोगों को फायदा मिलना चाहिए, सब लोगों को मदद मिलनी चाहिए। 22 साल नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ इन 5-10 लोगों की मदद की है। लंबे लंबे भाषण करते हैं, विकास की बात, रोजगार की बात, किसानों की बात, काले धन के खिलाफ लड़ाई करने की बात, मगर खोखला है। बीजेपी ने राहुल गांधी के आरोपों को खारिज किया है और बढ़ते कर्ज के लिए गुजरात में पहले रही कांग्रेस की सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। शायद वो इस बात से नावाकिफ हैं या उनको ये याद करवाने की आवश्यकता है कि पिछले 70 वर्ष के स्वतंत्र भारत के इतिहास में अधिकतर समय तक केंद्र में भी और प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी का ही शासनकाल रहा। जो करा धरा है उनका है, ये उनकी कुताहियों, त्रुटियों और खामियों का हर्जाना है जो भर रहे हैं। बल्कि पिछले कुछ वर्षों में, केंद्र में पिछले 3-4 वर्षों में और गुजरात में पिछले 10-15 वर्षों में कांग्रेस पार्टी और उसके शासनकाल के पापों का ही प्रायश्चित करने का प्रयास किया गया है। फिल्म पद्मावती को लेकर विवाद के बीच आज निर्देशक संजय लीला भंसाली और सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी संसद के स्थायी समिति के सामने पेश हुए। समिति ने संजय लीला भंसाली से फिल्म को लेकर उठ रहे विवाद के बारे में सवाल किए। सेंसर बोर्ड के चेयरमैन प्रसून जोशी लोकसभा की समिति के सामने भी पेश हुए। उन्होंने फिल्म, ट्रेलर और प्रोमो के निर्माण प्रक्रिया के बारे में समिति के सदस्यों को जानकारी दी। लोकसभा की समिति ने इस बारे में सूचना प्रसारण मंत्रालय और सेंसर बोर्ड से जवाब मांगा था। उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए हैदराबाद में आयोजित किया गया वैश्विक उद्यमिता सम्मेलन आज पूरा हो गया। 3 दिनों के दौरान सम्मेलन में महिलाओं की कारोबार जगत में भागीदारी और नेतृत्व को लेकर चर्चा हुई। आज सम्मेलन में शहरों के विकास मॉडल के साथ साथ मीडिया और मनोरंजन विषय पर भी चर्चा हुई। हैदराबाद में चल रहे 3 दिवसीय वैश्विक उद्यमिता सम्मेलन का गुरुवार को समापन हो गया। सम्मेलन के आखिरी दिन शहरों के विकास मॉडल पर परिचर्चा हुई। इस दौरान नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने शहरों के विकास के लिए पश्चिमी देशों के मॉडल को अपनाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि भारत को अमेरिकी मॉडल की बजाय खुद के टिकाऊ और नए मॉडल की जरूरत है। The lesson for all of us in emerging countries, the process of urbanization has ended in America, it's ended in Europe, it's nearing its completion in China. The process of urbanization has just begun in India. Next 5 decades, we'll do more urbanization than what we've done in the last 5,000 years. And the challenge is that we don't repeat the mistakes of the Western world. गुरुवार को मीडिया और मनोरंजन विषय पर भी चर्चा हुई। प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर वेम्पटी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात पारंपरिक और सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचने का बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने सोशल मीडिया के सही इस्तेमाल पर जोर दिया। India today, it's a very young nation, and India's youth are constantly on their smartphones, on Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, and all new platforms that we probably are not even fully aware of. And so it becomes very important to have that connect with the youth, capture their imagination, and listen to them, engage with them, and respond to them very creatively. इससे पहले सम्मेलन के दूसरे दिन महिलाओं से जुड़े मुद्दे छाए रहे। महिला उद्यमियों को लेकर बदलते आर्थिक परिवेश और उनकी समस्याओं को लेकर इवांका ट्रंप, चेरी ब्लेयर, चंदा कोचर और डेल टेक्नोलॉजी की चीफ कस्टमर ऑफिसर केरेन क्विंटोस ने अपने विचार साझा किए। हैदराबाद में मंगलवार को 3 दिवसीय वैश्विक उद्यमिता सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि डिजिटल इंडिया के सपने को तभी साकार किया जा सकता है जब गांवों को डिजिटल मानचित्र पर लाया जाए। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत बड़ी आर्थिक शक्ति के तौर पर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि जनहित में किए जा रहे सरकारी और गैर सरकारी प्रयासों का फायदा देश के हर नागरिक को मिलना चाहिए।
गुरुवार को उपराष्ट्रपति ने भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यस्मृति के मौके पर ये बातें कही। की ओर से आयोजित स्मारक व्याख्यान कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने भारत का रूपांतरण विषय पर अपने विचार साझा किए। 73 व 74 संशोधन के माध्यम से पंचायत राज स्थापना की गई। महिलाओं को 33% आरक्षण देकर पंचायत राज संस्थाओं का महिला की राजनीतिक सशक्तिकरण का माध्यम बनाया गया। इसी अनुभव को संसद और विधानसभाओं में भी लागू करने पर विचार करना चाहिए और जल्द से जल्द इस विषय में आगे बढ़ना चाहिए। उत्तर कोरिया के ताज़ा मिसाइल परीक्षण के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक हुई, जिसमें तमाम देशों ने उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण को उकसावे की कार्रवाई बताया। अमेरिका ने युद्ध होने पर उत्तर कोरिया को बर्बाद करने की चेतावनी भी दी। अमेरिका ने उत्तर कोरिया को बर्बाद करने की चेतावनी दी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में अमेरिका ने चीन, रूस समेत दुनिया के तमाम देशों से उत्तर कोरिया से राजनयिक और आर्थिक संबंध तोड़ने की अपील की है। यूएन में अमेरिकी राजदूत निक्की हेली ने कहा कि चीन उत्तर कोरिया को दी जाने वाली तेल आपूर्ति बंद करे। ब्रिटेन और फ्रांस भी उत्तर कोरिया पर और कड़े प्रतिबंध के पक्ष में दिखे। We now turn to President Xi to also take that stand. We believe he has an opportunity to do the right thing for the benefit of all countries. China must show leadership and follow through. China can do this on its own, or we can take the oil situation into our own hands. संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने उत्तर कोरिया के रवैये की निंदा की। रूस और चीन ने भी मिसाइल परीक्षण को उकसावे वाली कार्रवाई बताते हुए सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। 美韩暂停大规模联合军演的双暂停倡议，实现朝鲜半岛无核化和建立半岛和平机制的双轨并行思路。 В связи с этим настоятельно призываем КНДР прекратить ракетно-ядерные испытания, а США и Республику Корея воздержаться от намеченных на начало декабря масштабных внеплановых военных учений, которые лишь накалят и без того взрывоопасную обстановку. दरअसल उत्तर कोरिया ने बुधवार को सबसे लंबी दूरी की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था। उत्तर कोरिया ने दावा किया था कि ये मिसाइल अमेरिका में कहीं भी मार कर सकती है। तमाम प्रतिबंधों और दबावों को नजरअंदाज करते हुए उत्तर कोरिया मिसाइल कार्यक्रम को बेहतर बनाने में जुटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आखिर में बात एक अच्छी खबर की। भारतीय वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। 22 साल बाद वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत को स्वर्ण मिला है। अमेरिका के अनाहेम में प्रतियोगिता में मणिपुर की मीराबाई चानू ने रिकॉर्ड 194 किलो का वजन उठाया। चानू ने थाईलैंड की तक्षारेन थुनिया को हराया। मीराबाई चानू वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली दूसरी वेटलिफ्टर हैं। इससे पहले कर्णम मल्लेश्वरी ने 22 पहले भारत के लिए सोना जीता था। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।